से लास्ट क्लास की दो दो क्लासेस हुई ना आपकी अब तक। हम्म। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन दिस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल। हियर वी आर डिस्कसिंग हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। आज हमें वैदिक सिविलाइजेशन पर बढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग रफ में या अपनी कॉपी में आगे ही एक बार टाइम पीरियड लिखिए। जैसे जैसे हमारा क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, जो जो फेजेस हमने एनकाउंटर किए हैं, मसलन स्टोन एज से लेकर आप आगे तक आयरन एज तक आइए, किस तरह से हमारा ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है उसका एक क्रोनोलॉजी लिखिए। क्रोनोलॉजी कहां से शुरुआत हुई और कहां पर हम पहुंचे। जल्दी से सभी लोग नोट कीजिए, लिखिए अपनी कॉपी में, रिवीजन कीजिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, प्रयास सभी लोग करें। स्टोन एज से लेके और जो हम मॉडर्न एज तक आए हैं, आज टेक्नोलॉजिकल इरा में हम हैं, तो कैसे हमारा ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे कैसे हम बढ़े, उसको जरा नोट कीजिए, फटाफट से लिखिए कॉपी में, बाकी जब तक बाकी लोग आते हैं ना। क्या बोला मैंने आपको? आप सारी सिविलाइजेशन, जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो भी पीरियड रहा है, उसको नोट कीजिए, लिखिए अपने आप कैसे कैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ हमारा, पहली चीज। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई भी 5 फीचर्स लिखिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, 5 फीचर्स, फटाफट से। कॉपी किताब कुछ नहीं देखना, जो भी दिमाग में आ रहा है, जो पढ़ा है, जो आपको पता है। 5 फीचर्स ऑफ आईवीसी। लिखा आपने पहला वाला क्वेश्चन का आंसर? कहां से हमारी शुरुआत हो रही है? तो सबसे पहले बात करें तो आइस एज के साथ साथ ही फिर ग्रेजुअल डेवलपमेंट में पैलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक एज, देन नियोलिथिक, देन चालकोलिथिक, चालकोलिथिक एज, देन ब्रॉन्ज एज, देन आयरन एज। ये देखिए धातुओं के आधार पर कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा हमारा। आइस एज जो पीरियड चल रहा था पेलिस्टोसिन काल का, उसके बाद देखिए आप पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज में आ गए हम, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब किसका पार्ट है? स्टोन एज का। फिर हम आगे बढ़े हैं, फिर चालकोलिथिक, चालकोलिथिक एज का पीरियड आया, देन ब्रॉन्ज एज, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी का पार्ट है, देन आयरन एज। तो आप देख रहे हैं लगातार, और आज हम जिस वर्ल्ड में हैं, जिस जमाने में है, दैट इज मॉडर्न इरा, एंड हेयर टेक्नोलॉजी प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। तो जिस टाइम पर हिस्ट्री में पत्थर का इंपॉर्टेंट रोल था, यानी पूरी सिविलाइजेशन, पूरी सभ्यता, पूरा आसपास का एरिना पत्थर के इर्द गिर्द घूम रहा था, दैट इज लिथिक एज। लिथिक, लिथिक मतलब, और जब मेटल, धातु और पत्थर दोनों को हमने मिलाया, तो फिर आप देख रहे हैं एलॉय बना। और फिर आयरन का जब रोल आया, फिर आयरन से स्टील, और आज आप देख रहे हैं जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस प्रकार से स्टील का इंपॉर्टेंस है। तो आप देख रहे हैं ये हमारी सभ्यता इसके साथ साथ ग्रेजुअल डेवलप हुई है। ये तो एक पार्ट है। अब इसी को अगर हम इवेंट्स में कन्वर्ट कर दें, तो कौन कौन से इवेंट है, कैसे इवेंट में इसको बांट सकते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, सिलेबस भी हमारा वही है, जैसे जैसे चीजें बढ़ी। लिखिए, पहले क्या आएगा,
सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टोन एज, जो आपने पढ़ी। स्टोन एज के बाद जो अगला टॉपिक आता है दैट इज आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो अगली चीज हम पढ़ते हैं दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक इरा। वैदिक इरा is divided into two parts, that is early Vedic period or the Rigvedic period and later Vedic period. Then Vedic period के बाद हम क्या देखेंगे? Second urban revolution, दूसरी नगरीय क्रांति। भाई फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन कौन सा है? आईवीसी, आईवीसी अर्बन सिविलाइजेशन है। सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन में क्या देखेंगे हम? अराउंड 600 बीसी राइज ऑफ महाजनपदास, महाजनपदों का राइज। महाजनपदास के राइज के साथ हम कहां पहुंच जाएंगे? इसी पीरियड में क्या होगा? राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसे बोलते हैं अर्ली मौर्यन पीरियड। ये अर्ली मौर्यन पीरियड भी है, बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज हो रहा है। यानी हम बात कर रहे हैं 600 बीसी टू 300 बीसी में जो सब चीजें देख रहे हैं हम। साथ ही साथ क्या दे रहे हैं? देख रहे हैं राइज ऑफ मगध। अभी जो 16 महाजनपद हैं उनमें से मगध, मगध कैसे उत्कर्ष करेगा? मगध डायनेस्टी। फिर मगध के अंदर हर्यक, शिशुनाग, नंद, अलग अलग प्रकार की डायनेस्टी आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मौर्यास। मौर्यास, मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और फिर मौर्य के बाद आएगा आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड, इसको आप फर्दर दो भाग में डिवाइड कर देंगे। जो बाहर से इन्वेडर आए जैसे ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण, उनका देखेंगे आप। और जो हमारे घर के अंदर, देश के अंदर के ही थे, जैसे शुंग, शुंगास का नाम आपने सुना है, ठीक है? तो ये दो भाग में टूट जाएगा। लेटर ऑन इसमें जो बड़ी डायनेस्टी बाद में आएगी गुप्तास, और गुप्तास के बाद फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा भारत। एक किंग हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन, और उसके बाद एशियंट हिस्ट्री खत्म। तो यहां से यहां तक का एशियंट हिस्ट्री का पार्ट रहता है। तो हम लोग ये सब हमें पढ़ना है, ये पूरा क्रोनोलॉजी है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम ये सब चीजें तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम कहां पहुंचे हैं? अभी हमने ये सब देखने के बाद, ये देखने के बाद यहां पर हम पहुंच रहे हैं, इस फेज में हम हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स। क्या फीचर्स आप बता सकते हैं? एक मिनट, सबसे लास्ट में आप कोई एक फीचर बताइए आईवीसी का। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, आप बताइए। egalitarian, वेरी गुड, यस। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड, ओके। ग्रिड पैटर्न, देन आप बताइए कोई एक फीचर इंडस वैली का जिसके लिए जानी जाती हो। टाउन प्लानिंग, और यस, centralized economic status, can you elaborate? नेचर वर्शिपर, ओके। एग्रीकल्चर सरप्लस एंड ट्रेड विद सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ग्रेनरी स्टोरेज, ओके। अर्बन सिविलाइजेशन, ओके। ऑल दीज फीचर्स कॉन्स्टिट्यूट अर्बन सिविलाइजेशन। कुछ छूट रहा? तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, लेन देन, और लिपस्टिक मिली थी, हाँ। क्या? ग्रेनरी। दीज पीपल वर कॉल्ड एडवांस पीपल। एडवांस यानी कि वो क्या है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविलाइजेशन। मेंस में क्वेश्चन आ रखा है, आईवीसी इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविलाइजेशन बाय ऑर्डिनरी मैन। सामान्य लोगों के द्वारा एक कैसी सभ्यता का विकास किया गया?
असामान्य, क्योंकि वो जिस अर्बनाइजेशन की बात हम आज करते हैं, जिसके लिए हम आज प्रयास कर रहे हैं, वहां पर हम देखते हैं कि हम लोग कितने ज्यादा, यानी हमारे पूर्वज वो जो थे कितने ज्यादा एडवांस थे। तो ये आपको याद रखना है, आपको ये पॉइंट तैयार रखना है, 10 पॉइंट आप अच्छे से तैयार रखिएगा। ठीक है, 150 शब्दों में लिख लीजिए क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉमा से लिखिए, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC Indus Valley Civilization is called या regarded as, Indus Valley Civilization is regarded as an extraordinary civilization by ordinary man, extraordinary civilization by ordinary man, explain, explain, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है, असाधारण सभ्यता, जो कि किसके द्वारा विकसित की गई, साधारण लोगों के द्वारा। इस बात को आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने एक पीपीटी भेजनी भी अभी, वो आईवीसी वाली, याद है आपको, जो आपकी वो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, वो आपको भेजना है। तो भेजने का माध्यम क्या है, सुरेंद्र सर को भेजना है, फिर आपको मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप में हैं। तो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, उसमें रीजन वगैरह आपने देखा था, पूरा टाइमलाइन। एक आप दिन आप बोल रहे थे ना एक दिन फोटो के लिए, इसी का बोल रहे थे आप बोल रहे थे एक पिक्चर, जब पहले दिन आया था मैं, ये है वो, ये ये है फर्स्ट, ये है फर्स्ट वो, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको वो। ये तो डायरेक्टरी है, गुप्ता काल, इंडस वैली ये। तो ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ बना के दे दूंगा मैं आपको, आप इससे देख लीजिएगा उसको एक बार, सारे साइट्स को, इसमें नक्शा वक्शा भी है। और बाकी तो सब हमने बात करी थी उस दिन, आपको टॉर्स वगैरह सब दिखा दिया था, ठीक है ना, ये सब आपने देख लिया था लास्ट क्लास में। और ये इनका जो रिलीजन, इस सब के बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, लास्ट में किस प्रकार से यहाँ पर पशुपति महादेव सील, मदर गॉडेस, नेचर, एनिमल वर्शिप, जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको जो पॉइंट्स लिखने हैं कमेंट करना है उसमें, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी, ठीक है। कास्ट सिस्टम नहीं था, और फीमेल जो था, मतलब इसे बोलते हैं फीमेल डोमिनेटिंग, क्या बोलते हैं इसको, मात्र सत्तात्मक समाज था ऐसा। लेकिन क्या सती प्रथा के एविडेंस भी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे सती प्रथा के एविडेंस, कहीं युग्म मिला है, पेयर मिला है, तो फिर कालीबंगा में भी मिला है। मतलब जहां पर दो लोगों को एक साथ, भाई इंसान के साथ जानवर दफनाने के भी हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, रोपड़ में पशु कुत्ता दफनाया गया है। साथ ही साथ जब इंसान को दफनाया जाता था, इजिप्ट जैसा तो नहीं, वहां पे तो आपने सुना होगा, इजिप्ट में कैसा आपने देखा है, किस प्रकार से जब मनुष्यों को दफनाया जाता था, उनके राजाओं को, तो उसके साथ बहुत सारे आडंबर के समान बहुत सारी चीजें, क्योंकि हो सकता है वो आफ्टर डेथ वाली लाइफ पर बिलीव करते हो। हमारे यहाँ भी ये चीजें दिखती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड पेस में दिखती हैं। तो बहुत कुछ कहा जाना, बहुत कुछ क्लियर कट कह जाना भी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें मिल रही है। बट ये हम बोल सकते हैं कि कोई टेम्पल वगैरह नहीं मिले हैं, कोई मंदिर वगैरह नहीं मिले हैं यहाँ पे। आर्किटेक्चर में जितनी भी चीजें अभी तक मिली हैं, कोई बड़ा टेम्पल नहीं मिला है। तो वर्ग था क्या, तो वर्ग भी मानते हैं इतिहासकार की वर्ग रहा है, सोसाइटी 3 भागों में बटी हो सकती है। एक तो बिल्कुल ही जो नोबल हो गए, प्रीस्ट वर्ग जिसे बोल दिया आपने, फिर उनके बाद जो सेकंड नंबर पे मिडल है, और तीसरा जो बिल्कुल आम साधारण काम करने वाले लोग हैं। 3 प्रकार से उसे बांटा गया है। और वो हमें कैसे भी पता लगता है, क्योंकि जो सिटीज थी वो भी फर्दर डिवाइडेड थी, एक सिटेडल का पार्ट था और एक ऑर्डिनरी पार्ट था। लेकिन बहुत कुछ कहा जाना भी बाकी है, क्योंकि जब तक की स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं होती तो हम अंदाज ही लगाते हैं चीजों का, ठीक है। जिस दिन वो पता लग जाएगी तो हमें मेसोपोटामिया जैसी और इजिप्शियन सिविलाइजेशन जैसी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां तो पिरामिड्स आप देखते हैं किस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ, हो सकता है कि आप उससे ट्रेस करो उसको, मतलब जो हिस्टोरियंस हैं, जो वैदिक वाले हैं, वो तो ये
चाहते हैं, देखो हिस्ट्री भी लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले अलग तरीके से चलते हैं। वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने रिलेट किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो मेसोपोटामिया के ही लोग थे और वही लोग यहाँ पे आए, लेकिन हमने देखा है कि हमारी सिविलाइजेशन का क्रमिक विकास हुआ है। तो अभी ट्रेस किया जा सकता है, उसके पीछे रिसर्च चल रही है। तो जो नाथ संप्रदाय है, या उत्तराखंड के इतिहास में भी आप पीछे पीछे पढ़ेंगे तो आपको ऐसे संप्रदाय मिलेंगे। ऐसा मिलते हैं ना, भगवान शिव के जो कौन से वो लोग हैं जिनका उत्तराखंड से सीधा सीधा संबंध आपने देखा है, पढ़ा है उत्तराखंड के इतिहास में, जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। तो कहीं ना कहीं ट्रेस हो सकता है, लिंक हो सकता है, बट अभी क्लियर कट कुछ कहा जाना संभव नहीं है। तो हाँ, कुछ जैसे एस के पांडे साहब हैं, उन्होंने कहा सती प्रथा जैसे प्रमाण मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, पर वो हर जगह नहीं मिले हैं, हर जगह नहीं मिले हैं, दो ही जगह स्थानों पर मिल रहे हैं। तो यहां पर देखिए आप हड़प्पा, हड़प्पा पे ये लोकेशन, एक तो लोकेशन पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है किस नदी के किनारे पर है, ये क्वेश्चन बन जाता है। कंट्री भी आपको पता होनी चाहिए, तीन ही कंट्री है, तीन ही कंट्री में से मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया में ही है। एयर आपको पता होना चाहिए। 7-8 साइट इंपॉर्टेंट जी तो मैंने आपको बता दी थी। 1921 हड़प्पा, ये आपको ये साहिवाल तो याद नहीं रखना, ये तो पाकिस्तान में अब डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप पंजाब ध्यान रखिए, बैंक्स ऑफ रावी रिवर, बहराम सानी। अब क्या फाइंडिंग मिली है, यहाँ पे देख रहे हैं पोएट्री विद इंडस स्क्रिप्ट, वही स्क्रिप्ट जो हमें पढ़ी नहीं जा सकी है। क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट, स्लैग, लैंडस्टोन स्टैच्यूज, कॉपर ब्लॉक कार्ड, ग्रेनरी, कॉफिन बरियल्स। तो आप देख रहे हो कुछ कुछ साइट जहां से डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए भी आ सकता है। कुछ तो कॉमन है जो हर जगह मिलेगी, कुछ है जो पर्टिकुलरली एक स्पेशल एरिया उसके लिए जाना गया है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। ये सारी लिखी गई है। 1922 लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना वैसे भी आप जानते हैं किस चीज के लिए जाना जाता है, लरकाना का सिख रिलीजन से कोई रिलेशन है? लरकाना, लरकाना सुना होगा आपने, गुरु नानक देव जी से, ठीक है ना। आर डी बनर्जी का नाम ये आपको पता है, प्राखल दास बनर्जी, ग्रेट बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनरी, ग्रेनरी आप देख रहे हैं, ग्रेनरी उधर भी देख रहे हैं। यूनिकॉर्न सील्स, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जिसकी स्टैचू भी हमने देखी थी, ये लगातार आप चीजें देख रहे हैं, यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो क्या किसी साइट की इंपॉर्टेंट चीज है वो एक तरफ लिख दीजिए, जो मेजर फाइंडिंग्स है अभी भी लगातार चल रही है। फाइंडिंग सुतकांगे डोर है, वो पे आप देख रहे हैं, इस तरह की चीजें मिल गई। यहाँ पे बेंगल फैक्ट्री आप देख रहे हो, चनूदड़ो वगैरह में, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, ये सारी चीजें याद हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो तीन बार पढ़ोगे तो वहां पर कुछ आता है तो मैच हो जाता है, दिमाग इतना काम करता है कि हमने 2-4 बार पढ़ी है चीजें, तो वो अपने आप आपको काम करेगी। तो ये सारी आपको जब पीडीएफ मिल जाएगा तो आप वहां से इसको नोट कर लेना। लास्ट इसमें पॉइंट आता है कि इस सिविलाइजेशन की समाप्ति कैसे हुई, हालांकि इसके ऊपर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3-4 बातें रखते हैं इतिहासकार। क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप बताइए, क्या कारण हो सकता है कि सिविलाइजेशन खत्म हुई? कोई अटैक हुआ, अब उसमें तो हम लास्ट में आएंगे क्योंकि उससे फिर हम नेक्स्ट सिविलाइजेशन को जोड़ेंगे। हाँ आप बताइए क्या कारण हो सकता है? फ्लड, फ्लड मोस्ट ऑफन कहा जाता है कि फ्लड आई हो, कहा आई हो फ्लड, कौन सी रिवर में? इंडस रिवर में। अच्छा, आप बताइए मैडम क्या कारण हो सकता है आपकी नजरों में है? हाँ ठीक है, आप बताइए पीछे बेटा क्या कारण हो सकता है इस सभ्यता के विनाश का, पतन का? क्योंकि कोई सभ्यता एक है कैसे खत्म हो जाएगी? हाँ, हो सकती है डिजीज, बिल्कुल, कोई संभावना नकारी नहीं जा सकती। देखिए बहुत सारी बात ज्योग्राफिकल्स बोलते हैं, जो सरस्वती वाली बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है कि सरस्वती ने अपना कोर्स चेंज किया हो, कोई टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ हो। टेक्टोनिक शिफ्ट समझते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, वो हो सकता है। रिवर का फ्लड कारण हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द साइट्स आप देखते हो सरस्वती घाघर द्विशतरी नदी, तो वहां पर हो सकता है कि कोई फ्लड आ गई हो। जो इन्होंने बोली बात कि कोई एपिडेमिक महामारी फैली हो, जैसे अभी आप देख रहे थे बीच में क्या हुआ, कोविड। अभी हमारे अंडमान निकोबार में एक सेंटलीज करके ट्राइब होती है, तो वो ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है, आप समझ रहे हो, बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाता क्योंकि वो बहुत प्रोन होते हैं किसी भी डिजीज से। अब हम लोगों का पूरा एक्सपोजर है, हमारी अपनी एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, लेकिन जो लोग पर्टिकुलरली मान लीजिए बाहर से इंटरेक्शन आपका बहुत ज्यादा नहीं है, आप एक पर्टिकुलरली लोकलाइज्ड एरिया में रहते हैं, तो आपका पूरा इकोसिस्टम ही वैसा डेवलप हो गया है। अब कोई भी मान लीजिए वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, कोई भी इस तरह की चीज आती है, तो फिर उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी
उसको झेल नहीं पाएगी और आपकी पूरी सभ्यता, पूरे लोग, उससे क्या हो सकता है, नाश हो सकता है। तो मे बी, एग्जैक्टली नहीं पता हमें क्या हुआ है, मे बी ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये तो कारण है, प्राकृतिक कारण ही ज्यादातर है। वैसे भी आप समझते पुराणों में क्या लिखा है कि इस पृथ्वी का बार बार विनाश किससे होगा, या तो पानी से होगा या तो आग से होगा। अब फ्लड अगर कारण है तो वो पानी है। लेकिन जो हम एक बात देखते हैं कि यहां पर इस समय क्या हो रहा है, आर्यंस के आने की बात की जा रही है, आर्यों का भारत में आगमन। और जो कुछ इतिहासकार है, इतिहास को देखो, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जैसा जो लोग इतिहास समझेंगे वैसे उनकी बुद्धि बनेगी, वैसी सोच बनेगी। तो बोला जाता है कि आर्य भारत में आए और आर्यों ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना कंट्रोल किया, कब्जा किया। किस क्षेत्र पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो प्रारंभिक आर्यों का आगमन और उनका निवास था भारत में, जहां पर वो रुके, जहां पे वो सेटल हुए, वो वही क्षेत्र है जहां पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल देखने को मिल रहे हैं। तो उन आर्यों के साथ इन लोगों की आपस में कहीं लड़ाई हुई होगी, बैटल हुई होगी। आर्य जो थे, अब इतिहासकार ऐसा बोल रहे हैं, आर्य जो थे वो युद्ध कौशल में, वो वॉरियर्स थे, वो युद्ध कौशल में बहुत ज्यादा क्या थे, प्रवीण थे, पारंगत थे। लेकिन जो ये लोग हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये सिंधु घाटी की सभ्यता के कैसे लोग थे, क्या ये लोगों के पास हथियार नहीं मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, लेकिन वो कितना, केवल जो अपने भोजन के लिए, जैसे मानव पहले से ही शिकारी प्रवृत्ति का रहा है, ये लोग शांति प्रिय लोग थे। ये लोग कला संस्कृति में विश्वास करते थे, ये लोग व्यापार वाणिज्य में विश्वास करते थे, ट्रेड कॉमर्स में, बट ये लोग वॉर में नहीं करते थे। जैसे आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखिए, अभी हम देख रहे हैं ईरान और आप देखिए इजराइल लगातार वॉर में आ रहे हैं, है ना। अब इंडिया के पास भी न्यूक्लियर, आप समझ रहे, बॉम्ब है, इधर पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है। तो ये क्यों होती है, क्यों रखी है हमने, क्या छोड़ने के लिए रखी है, नहीं, डेटरेंस के लिए, कि अगर आपके पास वो चीज होगी तो दूसरे को उससे हमेशा डर रहेगा, दूसरा प्रयोग करने से पहले डरेगा कि अगर मैं यूज करूंगा तो दूसरा पक्ष भी मुझ पर यूज कर सकता है, मुझे अटैक करेगा, तो दोनों तरफ हार्म होगा। तो इस सभ्यता के बारे में क्या इनइक्वालिटी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ के लोग इस मामले में, किस मामले में, लड़ाई झगड़ा, बैटल, इन मामलों से ऐसा माना जा रहा है अब तक के फाइंडिंग से, अब तक आगे भविष्य में कुछ और पता लगे, कि ये लोग पीस लविंग थे, ये वॉर वगैरह ज्यादा जानते नहीं थे। क्या इनका आउटसाइड कांटेक्ट नहीं था, आउटसाइड कांटेक्ट था, लेकिन वो कहां तक सीमित था, ट्रेड और कॉमर्स तक। और जो भी जानकारी हमें मेसोपोटामिया से मिल रही है, तो वो बोल रहे बहुत प्लेजेंट लोग थे। फैशन, आप देख रहे हैं फैशन में काफी आगे थे। आपके स्क्रिप्चर्स वगैरह आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनकी बहुत ज्यादा एडवांस थी। आप देख रहे हैं कि उनका लिटरेचर, लिटरेचर मतलब जो भी चीजें वो लिख रहे हैं, हालांकि उनका अभी तक का जितना बड़ा भी हमें लिखित में साक्ष्य मिला है, उसमें केवल 17 वर्ड्स, वर्ड्स भी क्या बोले उन्हें, सिंबल मिले हैं 17, तो उन्हें पढ़ना भी अभी मुश्किल है। लेकिन वॉर जैसी कोई चीजें देखने को नहीं मिल रही, खिलौने देखने को मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, टॉयज देखने को मिल रहे हैं। तो टॉयज वगैरह का मतलब क्या है, जैसे आज भी आप देखिए घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो पिताजी ऑफिस से आ रहे हैं, कोई बाहर से आ रहा है, तो वो क्या लेके आते हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए होती है ना रेलगाड़ी, हमने भी बचपन में रेलगाड़ी, ट्रैक्टर। तो जो समाज में वास्तव में है, नकली फोन, अब तो खैर असल में बच्चों को, छोटे से बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, आजकल बच्चा हल्ला करता है, लेकिन हमारे टाइम पे वो नकली वाले फोन आते थे ऐसे, प्लास्टिक वाले, वो झंडे के मेले में, है ना। तो वो चीज किस चीज की डमी बन रही है, किस चीज की कॉपी है, जो वास्तव में सोसाइटी में है, तो उनके खिलौनों में वही तो चीजें दिखेंगी जो समाज में था वास्तव में, और वो बच्चों को बहलाने के लिए दिया जाता था। तो सोसाइटी पीस लविंग थी, शांति प्रिय थी। आर्य आए और आर्यों ने अटैक किया, हालांकि ये भी एक विवाद है, ये भी विवाद है। तो यहीं से हमारा शुरू होता है अगला अध्याय, जिसे हम बोलते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक कल्चर। तो अब क्योंकि आपको चीज नोट करनी है, और किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद तुरंत नेक्स्ट पेज से काम शुरू नहीं करना चाहिए, तुरंत आपको एक दो पेज छोड़ देने चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको नई बाद में बताई जा सकती है, कुछ चीजें आप खुद पढ़ोगे तो भी आप उसमें एड ऑन करोगे। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 2 पेज छोड़ने के बाद नई हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए द वैदिक इरा, द वैदिक इरा और द वैदिक सिविलाइजेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। इसमें आपको मिल जाएगा सारा, इसी में लिखा भी है कि क्या इनके खात्मे के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मिक्स नोट्स हैं, आप देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम में भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में भी, तो मिक्स है वो। अब हेडिंग डालिए वैदिक इरा और वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक इरा।
देखिए, वैदिक इरा के बारे में आपको मैंने रेफरेंस थोड़ा सा पहली क्लास में दिया था, क्योंकि हम ये मानते हैं हमारा इतिहास जो शुरू होता है, हिस्ट्री जो शुरू होती है, पहले अभी तक ये मानते थे हम, आज से 100 साल पहले तक, कि शुरुआत होती है वैदिक काल से, वेदों से। लेकिन जब आईवीसी की शुरुआत हुई, मतलब खोज हुई, तो ये पता लगा कि हमारा इतिहास तो और पीछे जाता है, और बहुत ज्यादा उन्नत थे हम, बहुत ज्यादा डेवलप थे, एनहांस थे उस टाइम पर। अब वैदिक इरा की जो बात होती है, तो वैदिक इरा का सबसे पहले तो हमें समझना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड तो सभी लोग जानते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है। 1500 BC टू 600 BC, ये माना हुआ है, जो कि मोस्टली एक्सेप्टेड है। 1500 BC to 600 BC. Now, this Vedic period is further divided. ये Vedic era is further divided किस किस में, एक ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा कौन सा है, लेटर वैदिक। लेटर वैदिक पीरियड, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, जो यहां पर 1500 से 600 900 साल का जो पूरा टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, इस पीरियड को हमने फर्दर दो भाग में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज ऋग्वैदिक पीरियड, सेकंड इज लेटर वैदिक। ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो चलेगा आपका 1500 BC टू 1000 BC, और जो लेटर वैदिक है वो 1000 BC टू 600 BC। तो यहां पर फर्दर इसको क्लासिफाई कर दिया हमने। वैदिक इरा की हम बात कर रहे हैं। वैदिक इरा का जो टोटल टाइम पीरियड है, टोटल है, यहाँ पे कोई आया बच्चे तो बता देना, आप देखते रहना है, कोई आएगा तो। टाइम पीरियड जो है इसका पूरा वैदिक इरा का ये है, इसको दो भागों में तोड़ा, ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक। ठीक, ये हमने फर्दर डिवाइड किया। लेकिन हमने 1000 BC के आसपास ही इसको क्यों तोड़ा, यहां से हमने इसको चेंज क्यों कर दिया, ये ऋग्वैदिक है और ये लेटर वैदिक है। जब किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं, टाइम पीरियड को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए, ठोस कारण होना चाहिए। क्या यहां पर कारण है, क्योंकि यहां पर हमें मिला है 1000 BC में लोहे का साक्ष्य, यानी कि आयरन वॉज फाउंड, यानी हम लोगों को लोहे का साक्ष्य इस भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में आयरन के जो अर्ली एविडेंसेस मिल रहे हैं, वो कब मिल रहे हैं, 1000 BC। हालांकि अभी लेटेस्ट एक स्टडी आ रही है जो 1500 BC जा रही है, लेकिन अभी तक जो हमें पढ़ना है वो 1000 BC पे आयरन का साक्ष्य मिला है, जिसके आधार पर ही सारी बुक्स लिखी गई है अभी तक की। अब आगे फिर चेंज हो सकता है, 5-6 साल बाद कुछ नया आ जाए। फिर आया कोई नहीं, अभी तो यही है। ठीक है, वहां लिखा हुआ आता है रिक्वेस्ट 1000 BC। अच्छा, कहां मिले हैं भारत में आयरन के साक्ष्य, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा एटा जिला है, यहां पर अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, यहां पर आपको आयरन के साक्ष्य मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको दक्कन में, दक्कन का क्षेत्र यानी कर्नाटक में भी 1000 BC के अलॉन्ग आयरन के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश, एटा डिस्ट्रिक्ट, अतरंजी खेड़ा स्लैश जखेड़ा, यहां पर आयरन के हमें क्या मिल रहे हैं, एविडेंस, अर्ली एविडेंस। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, आयरन एविडेंस। तो 1000 BC के आसपास हमें आयरन देखने को मिला। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली वैदिक सिविलाइजेशन, इस वैदिक सिविलाइजेशन में दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहले यार नोट कर लीजिए, आप कर लिया, कर लिया सबने नोट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया आपने नोट बेटा, ये पूरा
इसमें लिख देना आयरन एविडेंसेस वर फाउंड। अब आगे बढ़े तो हम देखेंगे, पहली चीज मैंने बोला वैदिक या वेदास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद? व्हाट? नॉलेज। वेरी गुड। वेद मीन्स नॉलेज, द प्योर नॉलेज, द सुप्रीम नॉलेज। वेदा, वेद को बोला गया है ईश्वर की वाणी, या वेद ईश्वर की सत्यवाणी, पढ़े इन्हें वो बने ब्रह्म ज्ञानी। वेदों को बोला गया है क्या? सुपर नॉलेज है ये, मतलब ये वो ज्ञान है जो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान है। वेद का मतलब तो हो गया ज्ञान, नॉलेज। और जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया या वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचाया, समाज तक पहुंचाया, आज के लोगों तक पहुंचाया, दैट वर आर्य। वो कौन थे? आर्य। तो वेद किससे जुड़े हुए? सीधा सीधा आर्यों से। वेदों को पढ़ना, वेदों को आगे पहुंचाना, ये सब काम किसने किया है? आर्यों ने। तो वेद का मतलब तो हो गया नॉलेज। आर्यों का मतलब क्या हो गया? आर्य का मतलब हो गया नोबल। आर्य का मतलब क्या हो गया? नोबल। नोबल मैन मतलब वह व्यक्ति जो अपने आप में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब किस आधार पर श्रेष्ठ? जो नॉलेजेबल है, जो इंटेलेक्चुअल है, जिसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है। तो वो ज्ञान किस वजह से आया है? बात समझ रहे हैं? तो वेद और आर्य आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं? क्योंकि आर्यों ने ही, आर्यों के साथ ही वैदिक संस्कृति की शुरुआत होती है। द वैदिक सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद आर्यंस। ठीक है। तो आर्य के नाम आपने भारत में, जो आपने जैसे पौराणिक आते हैं ना, वो टेलीविजन में प्रोग्राम आते हैं, इस तरह के सीरियल्स आते हैं, तो उसमें भी आप महाभारत में भी देखा होगा आपने, या ये क्या आता था बीच में, कृष्ण अर्जुन वगैरह जो सीरियल्स आते थे, उसमें आपने देखा होगा श्री कृष्ण वगैरह, तो वो आर्य आर्य नाम से संबोधित करती हैं अपने पति को। आर्य, हे आर्य। द्रौपदी को भी सुना होगा आपने बोलते हुए हे आर्य। तो आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, जो कि हर कलाओं में क्या है? हर प्रकार की कला में वो परिपूर्ण है, उसको हर कला का ज्ञान। तो ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का परिचायक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न आता है कि ये वैदिक लोग जो आए, कहां से आए? इसको लेकर एक डिबेट है। दूसरी चीज है कि भारत में आकर कहां रहे। तो पहला प्रश्न है ये आए कहां से, और दूसरी बात कि भारत में रहे कहां पर। तो जब पहली बात हम करते हैं ये आए कहां से, इनके आने को लेकर दो तरह की थ्योरी है। देखिए, आज दिन तक जो इतिहास है वो ये स्पष्ट करता है कि वैदिक आर्यों का संबंध कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया या फिर यूरोप से, यूराल माउंटेन्स के आसपास के क्षेत्र से, काकेशस माउंटेन्स के क्षेत्र से, इन क्षेत्रों से रहा है। ये अब तक की थ्योरी पता लग रही है। हालांकि बाल गंगाधर तिलक, महर्षि दयानंद सरस्वती, सब विद्वानों ने अपनी, मैक्स मूलर, अलग 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 थ्योरी दी है, लेकिन ओवरऑल मिला के सम अप करें तो कहीं ना कहीं इनका संबंध सेंट्रल एशिया से माना गया है। सेंट्रल एशिया मतलब आज का कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। न केवल ये, बल्कि आपका जो कैस्पियन सी के आसपास का क्षेत्र है, यूराल माउंटेन्स का जो क्षेत्र, यूराल माउंटेन पता है आपको? रशिया, रशिया से बीचों बीच रशिया, इनफैक्ट यूराल माउंटेन डिवाइड्स रशिया इनटू एशियन रशिया एंड यूरोपियन रशिया। ठीक है। तो वो पूरा क्षेत्र जो है, जो कि सोवियत रशिया का पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था, वहां से कहीं ना कहीं मैंने ट्रेस करते हैं कि वहां से लोग आर्य आए हैं। लेकिन ये आए, इस बात पर तो इतिहासकार यूनिफॉर्मिटी में है कि ये आए, लेकिन ये आए तो ये भारत में आने का इनका उद्देश्य क्या था? अब दो उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री में आपको ध्यान से पढ़ना होता है। आर्य आए, इस बात पर आप मेरी बात से सहमत है कि आर्य आए? दूसरी बात यह है, हालांकि कुछ इंडियन हिस्टोरियन और जो आपके अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, वो तो ये प्रयोग करने का प्रयास करेंगे कि आर्य सिविलाइजेशन को इंडस वैली के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि फिर वैदिक सिविलाइजेशन और पुरानी हो जाएगी, और वो जो डेवलपमेंट और वो जो हम देखते हैं अर्बन सिविलाइजेशन, उसका गौरव हिंदू धर्म और संस्कृति को प्राप्त होगा। वो तो प्रयास रहेगा, लेकिन हमें तो एज अ न्यूट्रल व्यू से पढ़ना है।
लेकिन यहां पर आर्यों के आने को लेकर दो बातें हैं। क्या इन्होंने भारत में इन्वेजन किया? इन्वेजन, ये देखो दो इंपॉर्टेंट टर्म है, मेंस में काम आता है। दूसरा माइग्रेशन। अब ये है, आए तो है, चलो ये बात ठीक है, लेकिन क्या इन्होंने इन्वेड किया या ये माइग्रेट हुए? हाँ बेटा आप बताइए, आपका शुभ नाम? अंश। इन्वेजन और माइग्रेशन में अंतर क्या होता है? हाँ, आक्रमण। और माइग्रेशन मतलब? हाँ, तो आपको क्या लगता है इन्होंने क्या किया? माइग्रेट, माइग्रेशन। हाँ, दोनों हो सकते हैं। एक बोले तो, कोई एक बोले तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर्य आए, आर्यों ने भारत में इन्वेड किया और माइग्रेट किया, भारत के लिए माइग्रेट किया। तो माइग्रेट, माइग्रेशन, माइग्रेशन तो आज भी होता है, आज भी हम लोग इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं। देखिए, अगर हम इस थ्योरी से चले कि कोई भारत से आया, कोई यहीं था, ये हमारे यहाँ नॉर्थ साउथ डिवाइड भी है इससे, नॉर्थ साउथ डिवाइड समझते हैं आप? इनका मानना है द्रविड्स का, ये देखो वैसे तीन रेस है हमारे यहाँ, वैसे बहुत अगर डिवाइड करो तो बहुत सारे आपको दिखेगा, लेकिन मेजरली नर्मदा नदी, एक नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इंडिया को डिवाइड करती है इन द नदर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया, यू शुड रिमेंबर। ठीक है, विंध्य सतपुड़ास के बीच में आपको रिवर दिखेगा। नर्मदा के ऊपर नॉर्थ इंडिया, नर्मदा के नीचे साउथ इंडिया, अमरकंटक से आती है और इधर ऐसे बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। एक बात। दूसरा, इधर के जो लोग हैं, इनका जो रेस हम ट्रेस करते हैं, दैट आर कॉल्ड द्रविडियंस। क्या बोलते हैं इन्हें? द्रविडियंस। और जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो भाषाएं हैं, और ये तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सब आप समझिए द्रविड़ बोला मैंने। द्रविड़ और दक्कन में भी अंतर होता है, दक्कन में तो महाराष्ट्र भी आता है, ठीक है ना? तो ये द्रविडियन रेस है। नॉर्थ में जो है वो आर्यन रेस है। क्या है वो? आर्यंस है। और इधर जो है नॉर्थ ईस्ट, मंगोलाइड रेस है। अब ज्योग्राफी प्लेज अ वाइटल रोल, जो भी आज हम प्रेजेंट हैं, मतलब द्रविडियन डार्क कलर पीपल। क्या कलर? डार्क कलर। अब इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ इंडिया में कोई डार्क कलर नहीं हो सकता, और साउथ इंडिया आप देखें तो यहां पर हम बोलते हैं डार्क कलर पीपल, ठीक है? और नॉर्थ इंडिया में आर्य। आर्य मतलब, आर्यों की पहचान क्या है? बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक। अब नाक, नैनक्स देखते हैं ना इंसान की, किसी की नाक एकदम फ्लैट होती है, फिर किसी की नाक, आर्यों की नाक होती है तीखी। इधर जाओ जौनसर साइड, या फिर हिमाचल साइड जाओ, कश्मीर में जाओ, कश्मीर के आपको लड़के लंबे चौड़े, ठीक है? यही जो जाट हैं, जाट लोग, ये भी सेंट्रल एशिया से आए हैं, जाट, तो एकदम तीखी, लंबे चौड़े, इस तरह से। तो आपको दिखेगा ये पंजाबी, जाट, ये पाकिस्तान वगैरह सब एथनिसिटी एक है, आज भले कंट्री अलग अलग हो गई है। तो नाक, उनके नैनक्स, उनकी कलर, आई कंप्लेक्शन, ये सब जो है उससे आपको पता लगता है। साउथ इंडिया में आप देख रहे हो, साउथ इंडिया का मेलानिन ज्यादा, कंप्लेक्शन। अब ज्योग्राफी, आज जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे दे आर नियर टू द इक्वेटर, दे आर नियर टू द इक्वेटर, तो ये भी हमें देखना। और मंगोलाइट जो होता है, फिर आंख छोटी, देखते हैं आप, जो आप देखो इधर नेपाल, चाइना, जापानीज, कोरियन, ये सब आपको एक जैसे स्कल के दिखेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा 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 असर देखने को मिलता है हमें। ये मेजरली हम डिवाइड करते हैं, ज्योग्राफी इसमें रोल प्ले करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं गया, वैसे भी इंसान जो गया वो सबसे पहले ईस्ट अफ्रीका से ही गया, माइग्रेट तो हर किसी ने किया है भाई। ईस्ट अफ्रीका से ही मानव जो है पूरी दुनिया में फैला है, अफ्रीका ही वो पहला कॉन्टिनेंट है जहां से मानव जो है वो पूरी दुनिया में फैला। अब आर्यों को आने की जो बात है, इस आर्यों के आने को लेकर विद्वान ये तो मानते हैं कि यस, आर्यन केम हियर, बट दे केम हियर एज अ क्या? माइग्रेटर्स। उन्होंने माइग्रेशन किया है, दे वर नॉट इन्वेडर। इन्वेडर का मतलब क्या होता है? जो लूटने के पर्पज से आ रहा है, अटैक करने के पर्पज से आ रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, वापस जा रहा है। अब यहां पर आए ये, इन्होंने माइग्रेट किया और यहीं पर ये सेटल डाउन हो गए। यहीं पर सेटल डाउन हुए तो वो उस क्षेत्र में सेटल डाउन हुए जिस क्षेत्र को आप बोलते हैं सप्त सैंधव।
प्रदेश. So what do you mean by Sapt Sindh Pradesh? The early region, वो प्राथमिक क्षेत्र where the Aryans, early Aryans जो कि reside हुए, that place was called Sapt Sindh. Now Sapt Sindh means the land of 7 rivers. The land of 7 rivers is called Sapt Sindh. These are the 7 rivers which I have discussed earlier in the very. सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. Yes. सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. अब ठीक है बेटा. यस सर. हाँ जी. So the 7 important rivers that were mentioned in the Vedic text also, and these were the early. The region behind these rivers are the early region where the human or the Aryan settlement was seen first. That were first Indus. Indus का नाम ट्रिब्यूटरी है सारी उसकी. यानी आज का एरिया कौन सा हो गया है? इंडिया पाकिस्तान वाला. सरस्वती, द्विशदती रिवर. अब अगर ये रिवर्स आप देख रहे हैं तो ये रिवर आपने पहले भी आपको बताई गई थी, जो फर्स्ट क्लास में बताई गई थी. ये 7 रिवर्स वो रिवर्स हैं जिन रिवर्स को लेकर प्राइमरी सेटलमेंट हुआ. किनका? आर्यंस का. अभी हम गंगा यमुना दोआब की बात नहीं कर रहे हैं. इंडिया का मैप भी आप जानते हो, तो जो आप देखते हो जो सेटलमेंट की बात चल रही है गंगा यमुना दोआब, ये हिमालयाज है, तो वो ये क्षेत्र है गंगा यमुना दोआब का. हम अभी बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की, जो इंडिया पाकिस्तान वाला क्षेत्र है. आज पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में ना, जैसे पूरा पाकिस्तान बटा हुआ है, वही पूरा क्षेत्र. और इंडिया का जो पंजाब, हरियाणा, ये आपका राजस्थान, गुजरात का एरिया आप लेके चलिए. आप बनाना पॉलिटिकल बाउंड्री अलग हुई है, वो रीजन एक ही. अब इन रिवर्स के नाम तो आपको पता होने चाहिए, बट द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इनके एंशिएंट नेम भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. यूपीएससी में तो क्या पता, पर पीसीएस में जरूर आते हैं. चलिए, तो इनके एंशिएंट नेम भी लिख लेंगे हम. इंडस, सिंधु, पता है किसी को? झेलम, वितस्ता, चेनाब, अस्किनी, रावी, ब्यास, बिपाशा. बिपाशा वसु मत लिख देना कोई. सतलुज, शतुद्री, शतुद्री. सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती भी लिख सकते हैं. दथी, द्विशदती भी. ये एंशिएंट नेम है. इंडस, सिंधु, झेलम, वितस्ता. एक हुआ था वितस्ता नदी का युद्ध. किसके बीच में हुआ था वितस्ता नदी का युद्ध? वेरी गुड. अलेक्जेंडर और पोरस. बिल्कुल. चेनाब, अस्किनी, रावी, ब्यास, बिपाशा, सतलुज, शतुद्री, सरस्वती, द्विशदती. ये सारी रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं. 7 की 7 रिवर्स जहां पर अर्ली सेटलमेंट हुआ. किसका सेटलमेंट हुआ? आर्यंस का. आर्यों का यहां पर सेटलमेंट हुआ. तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगी बात है?
हाँ हाँ, तो वो लड़ाई करना ज्यादा पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, हो सकता है ये विचार, लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, वो सिविलाइजेशन खत्म हो रही है और ये सभ्यता शुरू हो रही है, क्या इनके बीच में थोड़ा गैप है, या वो खत्म हो रही है और साथ ही साथ ये सेटल हो रही है? अगर लड़ाई हो रही है तो वो साथ ही साथ, मतलब एक सेम टाइम होगा कि वो डिक्लाइन हो रही हो और ये राइज कर रही हो। मारते गए उनके क्षेत्र को, कब्जाते गए, वहां बसते गए बसते गए बसते गए। तो ये अभी हिस्ट्री में देखने वाली बात है कि क्या ये सब एक कंटेम्प्रेरी पीरियड में हो रहा है या कोई टाइम लैप्स है। हिस्ट्री में आप टाइम पीरियड पढ़ रहे हो, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां तक खत्म करी, एक डेट में वो 1300 तक जा रहा है, 1300 बीसी। इनको हम 1500 में शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं उनका मैच्योर फेज 1900, 1800, मैक्स टू मैक्स 1750, फिर वो डिक्लाइन में आ गए। देयर मे बी मैनी रीजंस। अब जो बचे कुचे हैं, क्या उनको इन्होंने मारा, या फिर वो बचे कुचे इन्हीं के साथ मिक्स हो गए, मिक्स हो गए? ये भी अभी क्लियर कट नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सिविलाइजेशन कैसी है? रूरल। इस सिविलाइजेशन को हम रूरल सिविलाइजेशन बोलेंगे। इसको थोड़ा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। जैसे हमने बोला था, इंडस वैली के लोग काऊ को जानते थे, वहां पर हमें पनीर कर्ड एविडेंस मिल रहे हैं, बट काऊ वॉज नॉट द इंपॉर्टेंट एनिमल फॉर देम। यहां पर काऊ बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल। इनफैक्ट एक व्यक्ति कोई धनी है तो आज तो ये देखते हैं कि गाड़ी बंगला मोटर कार, उस समय देखा जाता था गाय, और गाय को लेकर ही युद्ध भी होता था। तो हो सकता है, लेकिन मेजरली अब जो हिस्टोरियंस मान रहे हैं वो माइग्रेटरी थ्योरी पर ही मान रहे हैं। माइग्रेशन क्यों इस क्षेत्र में? क्योंकि ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहा है, सुटेबल क्लाइमेट है, रिवर्स का रीजन है, बहुत सारी रिवर्स आपको लाइन टू लाइन देखने को मिल रही है, एक के बाद एक, है ना। तो ऐसे में किसी भी सभ्यता के फ्लरिश होने का बहुत अच्छा, क्योंकि इस वक्त तक सबको आपको पता है अनाज अनाज की खोज हो चुकी थी, भोजन जहां पर्याप्त मात्रा में मिलेगा वहीं पर। यही नहीं, भारत में आगे भी जितने आक्रमण होंगे अरब के क्षेत्रों से आएंगे, वो सूखे क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। आगे चल के जो तुर्क आएंगे, अरब तुर्क जो भी आक्रमण होंगे, वो भी सब किस कारण से होंगे? क्योंकि भारत के पास वो सब कुछ है प्राकृतिक रूप से मौजूद, जो कि आपको किसी पूरे कॉन्टिनेंट में देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ सारी वो चीजें जो किसी एक कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ भारत में। पर्वत भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, कोस्टल क्षेत्र भी है। तो ये क्षेत्र काफी ज्यादा, और बाकी पूरे क्षेत्रों में हिस्ट्री भी साथ साथ में चल रही है हमारी। ये क्षेत्र डेवलप चल रहा है, अभी साउथ इंडिया में अलग टाइम चल रहा है, साउथ इंडिया धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। इंडिया में भी सबसे पहले जो एडवांस स्टेज पे रहा वो यही क्षेत्र रहा, नॉर्थ वेस्ट। और जो गंगा रिवर की घाटी है, वहां पे डेवलप होने से पहले भी हम कहां डेवलप हो गए? इंडस की घाटी। तो इंडस की घाटी को पहली प्रायोरिटी मिली, तो ये इसका एक कारण है। तो ज्यादातर इतिहासकार आज इस बात पर मान गए हैं कि ये माइग्रेट करके ही आए और यहां सेटल हो गए। हाँ, कुछ इतिहासकार बोलते हैं वॉर हुई। अब वॉर आगे आप पढ़ेंगे, दशराज्य युद्ध की एक बात आएगी, वो क्या बोलता है उसको आगे देखेंगे। तो इतने नोट कर लिया आपने। अब आता है सोर्सेस, क्योंकि किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास आते हैं सोर्सेस। क्या सोर्सेस हमें इसको जानने के लिए? व्हाट आर द सोर्सेस? भाई लिटरेरी है या आर्कोलॉजिकल है या दोनों है? कैसा पीरियड है ये? कैसा पीरियड है ये प्रोटो हिस्ट्री है। लेकिन आप ये बात जानिए, ये प्रोटो हिस्ट्री तो होते हुए भी आप समझिए, प्रोटो हिस्ट्री भी बोले इसे, हिस्ट्री भी बोले, ये हिस्ट्री कैसे बनेगा? ये आगे चल के बनेगा। एक्चुअली आप जो वेद देख रहे हैं, वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। हमारे पास जो शुरुआती सोर्स है जानने का इस समय के बारे में, दैट इज ऋग्वेद, जो अपने आप में सबसे बड़ा वेद है। लेकिन याद रखिएगा, वेदों को कहा गया है श्रुति साहित्य। व्हाट डू यू मीन बाय श्रुति साहित्य? दैट वाज पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वर्बली, है ना। वर्बली मतलब बोला, मैंने बोला और आपने सुना, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है? शुरुआत में लोगों को जो चीजें भी हैं, जो वैदिक ज्ञान है, जो नॉलेज है प्योर फॉर्म में, वो एक आदमी से, एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंची कैसे?
बोल के। मतलब आचार्य लोग जो बोलते थे, जो ज्ञान देते थे अपने शिष्यों को, वो उन्होंने समझा, उसे ग्रहण किया, उनके दिमाग में फिट हो गया, फिर आगे चल के वो ज्ञान उन्होंने उसको आगे पास करा, आगे पास करा, आगे पास करा, ऐसे करते करते वो ज्ञान आगे पास होता गया। बाद में इन वेदों का संकलन हुआ। देखो, वेद को हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि वेद किसने लिखे। जैसे आप कुरान भी पढ़ते हैं तो कुरान को क्या बोलते हैं? कुरान किसी इंसान ने नहीं लिखा, कुरान भगवान अल्लाह का है, उसमें ईश्वर। बाइबल को भी आप देखते हैं, मतलब जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट है उसको सीधा किसी मनुष्य से एसोसिएट नहीं करते। हमने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, इसे किया कंपाइल। कंपाइलेशन मतलब एक साथ संग्रहित किया। हालांकि ये ज्ञान तो क्या है, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है। इसको कंपाइल करने का श्रेय जाता है किसको? महर्षि वेद व्यास जी को। किसको जाता है? महर्षि वेद व्यास। नाम सुना है आपने? वेद व्यास जी, वेद व्यास। वेद व्यास गुफा भी है, लेकिन इनका पूरा नाम पता है आपको? महर्षि कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास। इनके द्वारा वेदों का संकलन किया गया, लिखा नहीं गया वेद, वेदों का संकलन हुआ, कंपाइलेशन हुआ। किसके द्वारा? बाय महर्षि वेद व्यास। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है महर्षि कृष्ण द्वैयापन, कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास। तो वेद व्यास के नाम से आप इन्हें जानेंगे। तो ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड का हमारे पास सोर्स है। लेटर वैदिक पीरियड के सोर्स क्या है? तो ऋग्वेदा जो चल रहा था वही ऋग्वेदा यहां भी चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? अब वेद 4 हैं, सबको पता है वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेदा, यजुर्वेदा अथर्ववेद। और अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद। हालांकि वैसे वेद तो मेन यही है, ऋग्वेद, ये इसी से निकले हुए हैं। ये जितने भी बाकी वेद हैं ये इसी से निकले हुए हैं, लेकिन ये लेटर में हम पढ़ते हैं, ये लेटर के सोर्सेस है। इसके अलावा क्या क्या सोर्सेज, हम सोर्सेज टॉपिक चल रहा है हमारा, तो हम देख रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा इज द सोर्स, द ओनली मेजर सोर्स इज ऋग्वेद। इन लेटर वैदिक पीरियड ऋग्वेदा चल ही रहा है, वो कंटिन्यूटी में ही है। देन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, देन ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, देन आरण्यक्स। क्या है हमारे पास? आरण्यक। देन वी हैव उपनिषद्स, उपनिषद। देन वी हैव उपवेद, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, सुना है आपने नाम? उपवेद। देन वी हैव एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण। यानी कि हमारे पास 10 सोर्सेज आ गए। दीज आर एपिक्स। आपको याद होना चाहिए, कल पूछूंगा मैं सब सोर्सेज किस किस के क्या है। सो प्लीज रिमेंबर, for the early Vedic period we have Rig Veda as the only source, but in the later Vedic period we have Rig Veda which is in continuous, जो कि पास से आ रहा है, then Sam Veda, then Yajur Veda, then अथर्ववेद। ये अथर्ववेद। चार को मिला के क्या बनता है? वेद। तो वेद है 4, और ये 4 को बोलते हैं द पिलर्स ऑफ हिंदुइज्म, द पिलर्स ऑफ ब्राह्मण धर्म, द पिलर्स ऑफ वैदिक धर्म। जैसे एक टेबल होता है, टेबल देखा आपने? सबने टेबल देखा है? आपके घर में भी जो टेबल है, मेज है, उसके 4 पाए होते हैं, 4 पाई बोलते हैं, 4। तो ये 4 पाए हैं, 4 पाए हैं। किसके 4 पाए हैं? जैसे कार के 4, वैसे ये हिंदू धर्म के 4 पाए हैं, पैर हैं, ठीक है ना, या पिलर हैं ऑफ सनातन धर्म। तो ये वेद को इतना महत्व दिया गया है। ये वेद ईश्वर की सत्यवाणी, पढ़े इन्हें वो बने ब्रह्म ज्ञानी। तो ये वेद को लेकर मॉडर्न इंडिया में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं, जिन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, द वेद इज द प्योर नॉलेज। बताइए जरा उनका नाम। मॉडर्न इंडिया में एक पर्सनैलिटी रहे हैं जिन्होंने एक बहुत फेमस स्लोगन दिया है, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास।
स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती। और कौन सा स्वामी समाज इन्होंने दयानंद। बनाया था? आर्य आर्य समाज। समाज। और वेदों का लिंक किससे है? किससे लिंक? आर्यों से। तो समझ रहे हैं बात? उन्होंने बोला कि क्या लगा रखा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और क्या लगा रखा है द्रविडियन नॉर्थ, हम सब आर्य हैं, वी ऑल आर आर्यंस। आर्यन मीन्स नोबल, प्योर रेस, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल। तो यहां पर आपको सोर्सेस ध्यान रखने। तो ऋग्वेदा समझ में आ गया। ऋग्वेदा मेन टेक्स्ट है, अर्ली टेक्स्ट है, श्रुति साहित्य में आता है। किसमें आता है? श्रुति साहित्य। और ऋग्वेदा के बाद बाकी जो लेटर ऑन सारे के सारे आपको देखने को मिल रहे हैं लिटरेचर, दैट इज ऋग्वेदा कंटिन्यूटी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देन वी हैव ब्राह्मण ग्रंथ, देन वी हैव आरण्यक्स, देन वी हैव उपनिषद्स, वी हैव उपवेद, वी हैव महाभारता and Ramayana. However, Mahabharata and Ramayana are epics. Now, we have to understand one more thing. Three of them are combinedly called was. इनमें से तीन वेदों को जब हम मिला लेते हैं, आपस में एक करते हैं, तो उससे एक नया पक्ष बनता है। क्या बोलते हैं उसको? बताओ। और वो कौन कौन से तीन वेद हैं? कौन से हैं वो? ऋग्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद नहीं। अथर्ववेद तो बाद में आया। अथर्ववेद का संबंध किससे है? हर वेद का संबंध किसी ना किसी उससे है। योगा, अर्थ मतलब पैसा। हाँ, संस्कृत में अर्थ का मतलब पैसा होता है, इंग्लिश में अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है। हाँ, मेन क्या है इसमें? मेन जिसमें सब कर्म कांड की बात है, जिसमें ईश्वर की स्तुति की बात है, वो किसमें है? वो है आपका ऋग्वेद में। लेकिन ऋग्वेद इतना टफ है, उसको समझना उतना जटिल है। और आज इसकी प्योर फॉर्म नहीं हमारे पास। आज ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सब का हमारे पास प्योर फॉर्म में नॉलेज थोड़ा है। अब तो सब मिक्स हो चुका है। वेस्टर्न नॉर्थ ने इसमें और ज्यादा मिलावट कर दी है। लेकिन ये, और गुप्त काल में भी इसमें कुछ ना कुछ चीजें जोड़ी गई। हर काल में इसमें कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी। प्योर फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है उसका केवल हम बोल सकते हैं 25-30% ही है। बाकी सब चीजें मैनिपुलेट होके आई है। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, ऋग्वेद में जो बात है उसको हमने सही तरीके से समझा, बेहतर तरीके से। कम उसके कुछ कुछ भागों को लेकर विशेष रूप से महत्व दिया गया अलग अलग वेदों में। जैसे ऋग्वेद जो है वो तो प्रिंसिपल वेद है। प्रिंसिपल समझ रहे हो? मेन वेद है। ऋग्वेद के बाद आया सामवेद। अब सामवेद ने क्या किया? जो ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर की जो स्तुति है उसे संगीतमय कर दिया, उसे म्यूजिकल, उसे लय दे दी, ताकि उसको पढ़ने में क्या हो जाए? आसानी हो। तो सामवेद को बोला जाता है जिसने कि सप्त स्वर दिए। सारे गामा पा, सारे गामा पादा नहीं पढ़ते हैं ना आप, वो सप्त जो स्वर आए, संगीत का जो वेद है वो कौन सा है? सामवेद। इसीलिए आप देखिए संस्कृत भाषा में जितना भी टेक्स्ट है, संस्कृत को देव भाषा कहा गया है। चाहे आप तमिल हो, चाहे आप उत्तर भारत में हो, चाहे आप महाराष्ट्र में हो, चाहे आप बिहार में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, आपका लैंग्वेज अलग हो सकता है, लेकिन जब संस्कृत का आप उच्चारण करेंगे तो आपका टोन एक जाएगा, क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया है। मंत्र जो पढ़ा जाएगा उसका टोन एक जाएगा, स्तुति की जाएगी। जैसे हम कोई भी आहुति देते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, स्वाहा चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब एक उसमें बोलेंगे। मंत्र की टोन वगैरह जो सेट की गई है, कैसे लय से आपने ईश्वर को पुकारना है, कैसे उसकी स्तुति करनी है, वो सब इस वेद में बताया गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे गणेश जी की पूजा होती है, तो आप चाहे नॉर्थ इंडिया में, उनकी भाषा अलग है, तमिल, यहाँ हिंदी बोलते हैं। हिंदी तो बहुत लेटर फेस की भाषा है। लेकिन जैसे ओम हरि ही ओम मा स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति वचन बोलते हैं, तो उसकी एक ही टोन जाती है। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट है, वेस्ट है, वो यहां पर है स्तुति। स्तुति यहां पर है, उसको यहां पर संगीत में किया गया है। जैसे
ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे बसो मम आहम जानी गर्भधम त्वं जासी गर्भधम। उसको संगीतमय टोन सेट किस वेद ने की? क्योंकि ये तो बहुत रिजिड है। वेद आप कभी पढ़िएगा, मतलब जब रिटायर हो जाए कभी, उसको देखे कि जिंदगी का असली ज्ञान है उसमें, बट उसको कैसे समझेंगे? फिर जब संगीत कर दिया तो फिर रिचुअल्स भी डालने उसमें। हमारी परंपराएं है ना कि हमने किसी ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, अब दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा था, अब ये कर रहा, अलग अलग ईश्वर के लिए अलग अलग स्तुति है, तो वो रिचुअल्स यहां पर आते। तो हर टाइम में कुछ ना कुछ वेदों में क्या हुआ, एड ऑन हुआ है, लेकिन उसका एक सार भाव रूप हमें यहां पर देखने को मिलता है। उसको आसानी से समझने के लिए हमने इस प्रकार से उसे फर्दर फर्दर क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, चलिए अब ये सब आपने जो चीजें लिखी, अब इसको भी आपको भी लिपिबद्ध करना है, श्रुति साहित्य में तो नहीं रखना है इसको। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, द वैदिक सिविलाइजेशन। या वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन। हाँ, वेदांग आएंगे आगे। लिखिए, द वैदिक वर्ड इज मेड, द वैदिक वर्ड VEDIC is formed, the Vedic word VEDIC inverted comma में is formed by Ved, VED अंडरलाइन भी कर देंगे। The meaning of Ved is knowledge slash supreme knowledge, whole knowledge, complete knowledge. Next, the Aryans are associated with the Vedic civilization. With the Vedic civilization. Next point, a Sanskrit word R is a Sanskrit word which means noble, which means noble. Star point, the Vedic Aryans, were unaware of script. ऐसा लिखो, द वैदिक आर्यंस के एक वर्ड है, तो अर्ली वैदिक आर्यंस वर अनअवेयर ऑफ स्क्रिप्ट, so they transfer their knowledge from one generation to another by communication, ब्रैकेट में लिख देना वर्बली। कम्युनिकेशन, संचार कैसे? वर्बली, बोलकर और सुनकर। दैट्स वाई वर्बली लिख दिया, कम्युनिकेशन वर्बली। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड श्रुति मतलब होता है सुनना, सुनना। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड श्रुति साहित्य।
अब इसको श्रुति लिटरेचर मत लिखना, श्रुति साहित्य ही लिखना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड श्रुति साहित्य, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें आपकी हिंदी में ही चलेंगी, मतलब क्योंकि हिंदी और संस्कृत के टर्म्स आएंगे ना। आगे लिखिएगा, द वैदिक सिविलाइजेशन, द वैदिक सिविलाइजेशन was the way of life and customs that prevailed in the Vedic period. Way of life and customs that prevailed in the Vedic period. It existed during the Bronze Age, कांसा युग और लोहे का युग। तो कभी कभी ऐसे टाइम पीरियड भी पूछ लेता है। इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज से एसोसिएट करते हैं हम आईवीसी को, ब्रॉन्ज एज भी कंटिन्यूटी हो रही है, लेकिन इसका टाइम पीरियड का लोहे का साक्ष्य कब मिल रहा है, 1000 बीसी। इसकी शुरुआत कब हो रही है, 1500, यानी ब्रॉन्ज भी आ रहा है इसमें और लोहा भी आ रहा है, तो दोनों का कंबाइंड रूप। इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज एंड द अर्ली आयरन एज, early iron age, full stop. The civilization is attributed to the Indo-Aryan tribes, that lived at that time, Next, the Vedic age refers to the period in India's history. The Vedic age refers to the period in India's history between 1500 BCE, what is the full form? Before Christ era, common era, to 600 BC. This time period, full stop, this time period is divided into one, two, जो लिखा था ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। टाइम पीरियड भी लिख देना, 1500 टू 1000 BC एंड 1000 BC टू 600 BC। लेकिन ये टाइम का जो हमने डिफरेंस किया है, डिवाइड किया है, रिमेंबर क्यों? क्योंकि आयरन वॉज फाउंड, और जब आयरन आया तो आयरन के आने के बाद शार्प टूल्स बने और इन्होंने इंडो गेंजेटिक प्लेन में जो पेड़ वगैरह उसे काटे और वहां पे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक स्टार पॉइंट लिखिए, दिस सिविलाइजेशन, ये टाइम पीरियड लिख दिया ना, इसके बाद स्टार पॉइंट लिखिए, दिस सिविलाइजेशन existed between the end of END, end मतलब समाप्ति, existed between the end of the Indus Valley civilization, existed between the end of Indus Valley civilizations
civilization, apostrophe comma s, civilizations, urban phase, and the start of second urbanization, and the start of second urbanization, and the start of second urbanization, comma, which started in the Indo-Gangetic plains, comma, which started in the Indo-Gangetic plains, which started in the Indo-Gangetic plains, center about Indo-Gangetic plains, center about 600 BCE, 600 BC। तो ये आप देख रहे हैं कि कौन से पीरियड के बीच में आ रही है वैदिक इरा, जब क्या हो रहा है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हो रहा है, डिक्लाइन, जो एक अर्बन सिविलाइजेशन है, और सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन जब हो रहा है, तो उनके बीच में ये पीरियड है। वैदिक पीरियड कब है, इसके पहले क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद क्या है, महाजनपदों का उदय, 16 महाजनपदों का जब उदय होगा, कब होगा, जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। तो इसको हम क्या मानते हैं, एक रूरल सिविलाइजेशन। कैसी है, रूरल सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशन के जो दोनों फेजेस हैं, उसकी सोसाइटी, उसमें समाज कैसा था, क्या लोग करते थे, महिलाओं की दशा क्या थी, क्या समाज में वर्गीकरण हो चुका था, जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं समाज एक जैसा दिखता है, वहां इक्विटेबल सोसाइटी है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है। यहां क्या समाज में उतार चढ़ाव थे, या फिर वो अर्ली वैदिक पीरियड में थे या लेटर वैदिक पीरियड में थे, महिलाओं की दशा क्या थी, शुरू से लेके हमें, कब से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके और मॉडर्न एज तक हमें महिलाओं की दशा एनालाइज करनी पड़ती है। तो गुप्त काल में क्या थी, मौर्य काल में क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी, वैदिक काल में क्या थी, और मध्य काल तो सबसे खराब रहा। महिलाओं के लिए पूरे हिस्ट्री में जो सबसे खराब दौर रहा वो क्या रहा, मध्यकाल, मिडाइवल इंडिया का फेज, क्योंकि वहां स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई। और फिर मॉडर्न डे में आज आप देख रहे हैं, अब थोड़ा बदलाव हुआ है, 33% रिजर्वेशन भी आपके लिए आ गया है संसद में और विधानसभाओं में, है ना, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। राष्ट्रपति भी आज देश में आप देख रहे हैं, भारत में कौन है, एक महिला राष्ट्रपति है, जबकि जो उन्नत देश होने का दावा करते हैं यूएस जैसे, वहां आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। जबकि जो कट्टर इस्लामिक देश रहे पाकिस्तान जैसे, वहां पर महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो जैसी हो चुकी। तो इतिहास में अलग अलग से आपको चीजें जानने को मिलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ओरिजिन प्लेस ऑफ आर्यंस। ठीक है, लिखिए, द इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी the Indo-Aryan migration theory is still a disputed theory. Is still a disputed theory, as many historians are of the notion that Aryans were, as many historians are of the notion, यानी बहुत से इतिहासकार इस मत के हैं, that Aryans were of indigenous origin. Aryans were of indigenous origin. INDIGENOUS, इंडिजीनियस मतलब देसी, उसी क्षेत्र से, जिस क्षेत्र के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वहीं से इनका संबंध रहा है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का नोशन है। आगे लिखिए, द ओरिजिन ऑफ आर्यंस, द ओरिजिन ऑफ आर्यंस इज वाइडली डिस्प्यूटेड।
the origin of Aryans is widely disputed, as some claim that they originated in the Central Asian region. They originated in the Central Asian region near the Caspian Sea. Have you heard about Caspian Sea? Where is the Caspian Sea? कैस्पियन सागर सुना है आपने? कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, सफेद सागर, बहुत सारे सागर है। कैस्पियन सागर कहाँ है? कैस्पियन सी किस कॉन्टिनेंट में आता है कैस्पियन सी? यस यू, व्हाट्स अ गुड नेम? अर्चिता, वेयर इज कैस्पियन सी? इज इट इन एशिया और यूरोप और अफ्रीका? यूरोप, आप भी सही हैं, पर पूरी तरह आप भी नहीं, यूरेशिया। एक्चुअली कैस्पियन सागर डिवाइड्स इंडिया, एशिया एंड यूरोप, ठीक है। कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, इट इज अ लेक, एंड दिस अ फैक्ट, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी झील है वो, नाम उसका सी है वो झील, क्योंकि लैंडलॉक्ड है। कैस्पियन सी क्या है बच्चों? नाम उसका सी है। हर वो चीज जिसके नाम के आगे सी लगाओ वो सी हो, ऐसा नहीं है, समझे ना? वो झील है, वो बंद है, पूरा 5 देशों से घिरा हुआ है। हमारा कौन सा पड़ोसी देश या पड़ोसी का पड़ोसी देश उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? अफगानिस्तान। ईरान। क्वेश्चन आ रखा है पीसीएस में। ईरान एक ऐसा देश है जिसका पर्शियन गल्फ से भी बॉर्डर लगता है, और ईरान का कैस्पियन सी से भी लगता है, और ईरान चर्चा में भी है। अब इस बार यूपीएससी देखना क्वेश्चन बनाएगा, ईरान के पड़ोसी पूछ लेगा या ईरान से लगने वाले समुद्र पूछ लेगा। यूपीएससी का काम और कुछ क्या है, यही है, वो देखता रहता है कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा। अब उसने ईरान और इजराइल पकड़ लेने हैं और उनके सारे पड़ोसी पूछ डालने हैं, और इससे पहले तुम सारे रट के चले जाओ कौन से उसके आसपास के पड़ोसी हैं, कौन से समुद्र की सीमा लगती है, क्या लगता है, वो पूछता ही है। पिछली बार यूक्रेन पूछा था, यूक्रेन लड़ाई चल रही थी। इस बार इजराइल के पड़ोसियों को लेकर जितने भी उसके पड़ोसी हैं वो सारे याद करके जाना, समुद्री सीमा कहाँ कहाँ लगती है, सब बाबल मंदेब सारे स्टेट लेकर, हॉर्मुज स्टेट से लेकर पूरा आपको स्टडी करना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या है, ऐसे इतनी तेजी से भी नहीं चलना था मैडम, डिस्प्यूट जो है वो काफी रहा है। आगे लिखेंगे, क्या लिखा आपने? सम क्लेम दे ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल एशियन रीजन नियर द कैस्पियन सी, while others believe that they came from रशियन स्टेपीज। अभी 4-5 मत हैं जो लिखने हैं आपको, जहां जैसे बताए। रशियन स्टेपीज, रशियन RUSSIN, रशियन तो लिख लेंगे, पुतिन मत लिख देना। स्टेपीज STEPPES, full stop। different historians have different claims, some important of them are। अब नाम के साथ बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किसने आर्यों के लिए क्या कहा है, तो एक एक करके लिखते हुए चलिए। सबसे पहले तो उस बदमाश आदमी का नाम लिख दीजिए, मैक्स मूलर, जिसने हमारी हिस्ट्री खराब कर रखी पूरा। मैक्स मूलर, सेंट्रल एशिया लिख देना। मैक्स मूलर ने क्या बोला है? सेंट्रल एशिया लिख दिया। सेकंड, सप्त सैंधव प्रदेश, जो यही का क्षेत्र था, मतलब उन्होंने बोला बाहर से नहीं, यहीं का है। सप्त सैंधव लिखा था ना, नहीं लिखा तो था बच्चे? 7 नदियों वाला क्षेत्र, सप्त सैंधव। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एंड डॉक्टर संपूर्णानंद, ये हिस्टोरियन है, एंड डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने बोला संपूर्णानंद
संपूर्ण आनंद, हिंदी का नाम है संपूर्ण, NANAD, आनंद जोड़ दो, संपूर्ण आनंद। थर्ड लिखिए तिब्बत, तिब्बत बहुत फेमस, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती। अच्छा, उनकी एक फेमस बुक है, पता है आपको, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, उनकी फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। उसमें भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि आर्य तिब्बत के क्षेत्र से आए। नेक्स्ट लिखिए, लिख दिया। नेक्स्ट लिखिए नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक सर्कल का जो क्षेत्र है, आर्कटिक सर्कल, डैश करके लिखो, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक का क्षेत्र पता है बच्चों आपको कौन सा है? देखो, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, एक मैंने आपको बताया सत्यार्थ प्रकाश, इसको मेंशन कर देना। ये किसकी है सत्यार्थ प्रकाश? दयानंद सरस्वती की। और ये दोनों ही पूछेगा आपसे, ये इंडियन और फेमस आप समझ रहे हैं, हमारे समाज सुधारक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। और बाल गंगाधर तिलक तो आपका इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, होम रूलिंग मूवमेंट से भी आप नोट करते हैं उन्हें। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है। और ये क्या बोल रहे हैं, कहां से आए वो? तिब्बत। क्या बोल रहे हैं? तिब्बत से आए। वो व्यक्ति जो कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो, वो ये मान रहे हैं अपनी फाइंडिंग्स में, अपने रिसर्च में, कि इनका आर्यों का जो मूल है, जो ओरिजिन है, जो यहां से आए डिस्प्लेस, वो तिब्बत से आए। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बीजी तिलक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। भाई बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा बार जेल रहे हैं अंग्रेजों के टाइम पर। आपने एक पढ़ा होगा ना, 1905 से 1908, 1905 से 08 तक एक आंदोलन चला था, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, and he was arrested in 1908 at Mandale jail in Myanmar. Later he was released in 1914. Then in 1916 he started home ruling movement with Annie Besant. However, they were separate leagues. The Arctic home of the Aryans by the B.G. Tilak. In this book, Bal Gangadhar Tilak said that the Aryans were inhabitant. They belongs to the Arctic region. What is Arctic? If this is Earth, this is equator, this is Tropic of Cancer, 0 degree, 23.5 degree northern latitude. Then this is 66.5 degree northern latitude. This is 90 degree north, North Pole. This region. बाल गंगाधर तिलक यहां से बोल रहे हैं कि यहां से, ये आर्कटिक का क्षेत्र नीचे अंटार्कटिक होता है, आर्कटिक के क्षेत्र से वो आर्य भारत आए, ऐसा उनका विश्वास। अलग अलग थियोरियंस ने अलग अलग बात बोली। नेक्स्ट लिखिए, गार्डन चाइल्ड एक व्यक्ति है, बोल रहे हैं सदर्न रशिया, गार्डन चाइल्ड नाम है इंसान का, गार्डन चाइल्ड। उन्होंने जगह बताई है साउथ रशिया। साउथ रशिया मतलब यूक्रेन वाला पार्ट। यूक्रेन वाला पार्ट देखा है आपने? आपको पता है यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट था, है ना? कब तक था? 1991 तक रशिया का ही पार्ट था। इनफैक्ट वही क्या था आपका, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, है ना, आपका बेलारूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सब रशिया का पार्ट थे। उस टाइम रशिया को यूएसएसआर बोलते थे, और ये यूएसएसआर 1991 में टूट गया, जिससे 15 देशों में रशिया टूट गया। तो रशिया तो आज ही दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पहले उसमें 14 देश और थे सामने। कितना बड़ा रहा होगा सोचिए। और तब उसका मुकाबला किससे होता था उस टाइम पे? यूएस से। तो दुनिया दो ध्रुवीय थी, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। अब वही वाली बात है ना, यूएसएसआर आज नहीं रहा, यूएसएसआर की जगह आ गया रशिया।
लेकिन दुश्मनी तो आज तक चल रही है इनकी। इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, यूएसए और ये एक दूसरे के खानदानी दुश्मन नहीं होते, जानी दुश्मन है यूएसए और यूएसएसआर। किसकी आंखें छोटी होती है? हाँ छोटी होती है, ठीक है। ये तो वही जाने, दयानंद सरस्वती उन्होंने ऐसा बोला है, आंखें छोटी होती है। तो अब ये हमसे रिलेट कर, वो उन्होंने अपनी बात, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि उन्होंने ये बात बोली, अब उन्होंने क्या रिसर्च की, आंखें छोटी होती है बड़ी होती है, ये कोई क्वेश्चन नहीं आना। हाँ, वो उन्होंने बात बोली, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि ऐसा। अब वो थोड़ा कि सच ही हो, 10-10 12-12 बातें आ रही है, सच क्या है तो पता लगेगा, चल रहा है उसके ऊपर रिसर्च। हालांकि एक रिसर्च हुई थी लेटेस्ट, उन्होंने बोला था कि उस टाइम पर कोई बड़े माइग्रेशन के प्रूफ नहीं मिलते हिस्ट्री में, ये इतने बड़े स्तर पर वहां से इधर कोई मूवमेंट हुआ तो कुछ पता लगता। देखो बहुत सी चीजें हमें नहीं पता लग रही अभी भी, हमें उत्तराखंड में रूपकुंड में नरकंकाल मिल रहे हैं, उसका रहस्य नहीं पता लग रहा है, क्या हुआ, कैसे मर गए, कोई कहता है कोई उल्का पिंड गिर गया, क्या हो गया, नहीं पता। बहुत सी चीजें हिस्ट्री में नहीं पता लग पा रही है, मॉडर्न साइंस होने के बावजूद भी हमें पता नहीं लग पा रही है। डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, एग्जैक्ट रीजन हमें अभी तक नहीं पता। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है, कुछ साइंटिफिक प्रूफ मिले तो ज्यादा उसको बिलीव किया जाएगा, अदरवाइज थ्योरी दी जाती है, उसी पर काम चलाया जाता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग बातें रखी गई, उसमें से दो ही मत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया से आए हैं लेकिन इन्वेजन नहीं, माइग्रेशन के। दूसरी बात, हो सकता है यही करे हो, यहीं के हुए हो, या फिर क्या हुआ वहां से आए हो, कहां से, सेंट्रल एशिया से, प्लस जो यहाँ के कुछ इंडिजिनियस लोग रहे होंगे, इंडिजिनियस मतलब जो यहाँ ऑलरेडी रह रहे थे, उनके साथ इंटरकनेक्शन हुआ हो, ये सबसे ज्यादा माना हुआ है। लेकिन कुछ इतिहासकार, अब वो भड़काने वाली बात है, ऐसे भी बोलते हैं कि ये यहां से आए, इन्होंने इनसे लड़ाई करी, इनसे सिंधु घाटी वाले लोगों से, वो इतने ज्यादा लड़ाई में कुशल थे नहीं, उनसे लड़ाई झगड़ा की, उन्हें मार मार के पीट पीट के यहां भगा दिया, और वो आ गए साउथ इंडिया में। तो इसीलिए साउथ और नॉर्थ का डिवाइड भी है। वो ओरिजिनल लोग थे इंडस वैली वाले, वो भाग भूग के आ गए साउथ इंडिया में, क्योंकि इनके क्षेत्र पे कब्जा कर लिया आर्यों ने। अब ये तो मुझे लगता है पर्सनली अंग्रेजों की चाल है, मैक्स मुलर वगैरह ने, इन्होंने कहा पहले तो इनको ऐसे बिठा दो, उनको कुछ समझ में नहीं आया, पहले तो हिंदू मुस्लिम, वो तो हम सबको एक जैसे ट्रीट करते थे, फिर बाद में उनको कोई समझ नहीं आया तो उन्होंने दो तरह से गेम खेला, एक तो रिलीजन वाला, क्योंकि उनके उनके कान खड़े हुए 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान तो ये साथ साथ आ रहे हैं, तभी से उनकी फूट डालो राज करो की नीति आई। तो उन्होंने कहा दो तरीके से भिड़ाओ इन्हें, एक तो क्या, हिंदू मुसलमान वाला करके, दूसरा, और देखो जाते जाते देश ही तोड़ के चले गए हमारा, दूसरा ये कर दो नॉर्थ साउथ डिवाइड। तो इस चक्कर में आज तक देश की एक भाषा नहीं बन पा रही है, देश में थोड़ा सा आप देख रहे हो नॉर्थ और साउथ डिवाइड है अभी भी, आज भी साउथ इंडिया में बहुत तीव्र वो है, विरोध है। अब ये कहीं ना कहीं इसके पीछे ये अंग्रेजों की चाल भी हो सकती है, ऐसा राष्ट्र इतिहासकार मानते हैं, और बहुत हद तक वो सही भी है, क्योंकि इनकी जो चार्टर एक्ट में ये पैसे पैसे पढ़ा है आपने, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, और उनके बाद लेटर और इन्होंने ये सारा, तो आपको तो ये बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजों ने फूट डालो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का अडॉप्ट की आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड दैट रिजल्टेड 1857 और देखो 1947, 90 साल बाद देश आजाद तो हुआ, 90 साल बाद देश आजाद तो हुआ, पर देश के टुकड़े हुए, और देश के टुकड़े हुए, एक बना पाकिस्तान और एक बना जो इंडिया आपका मॉडर्न है। और ये पाकिस्तान देखो कितने सालों तक अमेरिका के अंडर रहा, रशिया को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने इसका सहारा लिया, तो चाल भी हो सकती है पाकिस्तान बनाना, इसके ऊपर भी लोगों की सोच जाती है। पाकिस्तान एक बड़ा गेम प्लान रहा होगा यूएसए और ब्रिटेन का, कि इसको बनाया जाए ताकि हम रशिया को ना आने दे, क्योंकि रशिया तो उस टाइम यूएसएसआर बन चुका था, आपको पता है रशिया 1922 में यूएसएसआर बन गया था, इंडिया 1945 में आप देखो यूएनओ का मेंबर बन गया, 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, 1947 में इंडिया आजाद हुआ। अब इतना बड़ा इंडिया अगर फ्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता तो ज्यादा पावर रहती, हम बहुत तेजी से ग्रो भी कर पाते, टेंशन नहीं होती। तो इसको थोड़ा सा परेशान रखो, आपसी उसमें मुद्दों में उलझाए रखो, इसलिए इंडिया को डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद भी पीसफुली ना रह पाए, तो माउंटबेटन के कहने पे ही कश्मीर का इशू नेहरू जी वहां ले गए यूएनओ। तो कश्मीर आज भी देखो, अगर कश्मीर का इशू ना होता, हमारा इतना आर्मी में पैसा खर्चना होता, हमारा डेवलपमेंट कहां पहुंचता। तो वेस्ट बहुत चालाक है, बच के रहिएगा उससे।
चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir.